गुड मॉर्निंग दोस्तों। रेलवे मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा आज का तीसरा सेट है जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि दिए गए आरेख में एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री और एंगल ए बी सी बराबर 50 डिग्री, एंगल सी डी ई बराबर 25 डिग्री, तो एंगल ए ई डी बराबर क्या होगा। देखिए किसका मान कर रहा है निकालने के लिए, यहाँ पे इसका मान ए ईडी फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। एक ये आप लोग थ्योरम जानते होंगे, अगर ये त्रिभुज है, अगर इसको एक बाहरी भुजा इस तरह निकाल दिया जाए तो इसका कोण और इसका कोण ए बी सी, बाह्य कोण का फॉर्मूला यहाँ पे थ्योरम यूज हो रहा है। अगर एंगल ए 8 डिग्री है और एंगल बी 20 डिग्री है तो एंगल सी कितना हो जाएगा, बाह्य कोण एंगल सी का, तो हो जाएगा ए प्लस बी डिग्री। ये थ्योरम इसी पर ये क्वेश्चन बनेगा। बस देखिए ये थ्योरम याद रखिए, आपके लिए ठीक रहेगा। देखिए तो यहाँ 50 डिग्री है, 30 डिग्री है, एंगल ए बी सी ध्यान से देखिए, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, ध्यान से देखिए। तो 30 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 50 डिग्री, तो एंगल बाह्य कोण ए बी सी का जो बाह्य कोण है ये कोण जो है बाह्य कोण, ये कितना डिग्री हो जाएगा, इन दोनों का एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का योग हो जाएगा 50 और 30 80 डिग्री। अब जब ये, अब फिर एंगल ई सी डी देखिए, एंगल ई सी डी में क्या दिखाया गया, एंगल सी 80 डिग्री, एंगल डी 25 डिग्री, तो एंगल ई जो है बाह्य जो है ये कितना डिग्री हो जाएगा, 80 और 25, ये हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। यही पूछ रहा है आपसे, ए ई डी 105 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस ये थ्योरम याद रखिए, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होते हैं अन्य दो कोणों के योग के बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होते हैं। सेम चीज यहाँ किया गया है। इस एंगल एबीसी में बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री 80 डिग्री। फिर यहाँ भी देखिए एंगल सीईडी में एंगल ईडी कितना हो जाएगा, एंगल ईडी 80 डिग्री और 25 डिग्री 105 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, कोस इतना डिग्री का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि कॉस, ये टेबल ना फॉर्म याद रखिए टेबल वाला, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का कम से कम याद रखिए। हम कोस का लिख देते हैं फिलहाल। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो अगर देखिए कॉस 1 से लेके यहाँ पे है ना, पूछ रहा है ना कि कॉस 1 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 2 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 179 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है आपसे। तो कहीं तो बीच में कॉस 90 डिग्री होगा ना, 1 से लेके 179 तक गया है तो कहीं तो 90 डिग्री होगा। और आप जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 0 गुना कर दिया तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोस 90 डिग्री का मान आपको पता है, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो बस कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री के बीच में 0 गुना कर दीजिए, 0 गुना कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री डॉट 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 कोस 179 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टेबल याद कर लीजिए, ये ट्रिगो का जो टेबल है ना, ये वैल्यू का, कॉस का 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, हम अपने कम्युनिटी पोस्ट पे ये डाल देंगे इसका टेबल, आप देख लीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, इसमें देखिए एंगल, ये कितना भुजा है देखिए, 1 ए बी सी डी ई, 5 कोण है, 5 कोण है, तो ये पंचभुज है। 5 भुजा भी है, भुजा भी 5 है। देखिए 1 2 3 4 5, तो पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, किसी भी बहुभुज के
किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180 n माइनस 360 डिग्री। तो n का मान क्या है? 5 है। तो 180 गुना 5 माइनस 360 डिग्री। तो 180 पचे क्या होता है? 900। 900 माइनस 360 डिग्री क्या हो जाएगा? 540 डिग्री। अब सिर्फ अंदर जो जो कोण है उसको जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो फिर से इस तरह से इसका निकाल दिया जाएगा। देखिए यहाँ 115 डिग्री दिया हुआ है, अगर ये 65 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? ये कोण 115 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं ये एक रेखा है। यहाँ पे कितना कोण बनता है? टोटल 180 डिग्री का। इसी तरह ए भी एक रेखा है, इधर 65 डिग्री बना है तो इधर कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। इसी तरह यहाँ देखिए ये भी एक रेखा है, अगर यहाँ साइड 180 डिग्री बना हुआ है तो यहाँ कितना बन जाएगा? 100 डिग्री। आंतरिक कोण निकालना है सिर्फ। यहाँ पता है ये लंब है, तो लंब में कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। तो ये 4 कोण मिल गए आपसे, तो पांचवा कोण ये आपसे निकल जाएगा ना। पांचवा कोण ये निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा भाई? तो जोड़ देते हैं, 115 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ई। एंगल ई बराबर 540 डिग्री। अब देखिए एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा आपसे? जोड़िए, 100 100 200 1 300 300 300, उसके बाद 15 15 30 30 और 90 120 300 300 420 420 इसमें घटा दीजिए, क्या बचेगा? एंगल ई का मान। एंगल ई का मान हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए एंगल ई का मान 120 डिग्री है, यहाँ 120 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये भी तो एक ही रेखा पे है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है तो एक कोण पढ़े होंगे आप, ये थ्योरम। अगर दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने जो कोण बनता है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, वो दोनों बराबर होती है। अगर ये ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री होगा, और ये बी डिग्री है तो ये भी बी डिग्री होगा। ये पढ़े होंगे 8 9 क्लास में आप लोग। तो देखते हैं, यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, तो इसके 60 डिग्री के सामने एक्स का मान भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ गए होंगे। हम फिर से समझा देते हैं क्या है। देखिए टोटल कितने भुजा हैं? 5 भुजा हैं। 5 भुजा हैं, इसको क्या कहेंगे? पंचभुज कहेंगे। मतलब ये बहुभुज का एक फॉर्मूला होता है आंतरिक कोण निकालने का, 180 डिग्री 180 एन माइनस 360 डिग्री। कभी कभी तो ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो 180 एन माइनस 360 डिग्री, एन का मान क्या है? 5 है। तो आंतरिक कोण निकालिए, 180 गुना 5 माइनस 360 डिग्री। तो 180 एन मतलब 900 माइनस 360, तो कितना आ गया? 540। अब ठीक इसी तरीके से ये थ्योरम जानते हैं, एक रैखिक समीकरण होता है। अगर कोई रेखा पर अगर कोण बन रहा है तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। तब देखिए इसी तरह ये रेखा है BC, पहले देखिए लाइन BC, BC दिख रहा है। BC लाइन में आपको दिख रहा होगा कि एंगल C के पास इधर 80 डिग्री है, तो इधर कितना बनेगा? 100 डिग्री। उसी तरीके से इधर 65 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा? 115 डिग्री। और इसी तरह आंतरिक कोण चारों निकल गया, 4 गो निकल गया, वो निकालना था तो ई मान के आप इसको निकाल लिए। तो ई का मान निकल गया 120 डिग्री। तो जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण कितना होता है? शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो एंगल एक्स का मान क्या हो गया? 60 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? एक मशीन का धातु का भाग तांबा जिंक और सीसा के मिश्रण से 13:6:1 के अनुपात में बनाया जाता है। यदि इस भाग में जिंक का अनुपात 90 किलोग्राम है तो उस भाग का कुल वजन कितना है? देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है? मशीन है, मशीन में तांबा रेशियो जिंक रेशियो शीशा, इसका अनुपात दिया हुआ है 13:6:1 दिया हुआ है।
और बोल रहा है ना कि इस भाग में जिंक का रेशियो 90 किलोग्राम है। जिंक का रेशियो 90 किलोग्राम, मतलब 6 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 90 kg। तो 6 यूनिट का मान 90 kg है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 15 kg। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 15 kg। पूछ क्या रहा है? तो उस भाग का कुल वजन क्या है? तो टोटल यूनिट कितना है? देखिए 13, 6, 19, 19 और 1, 20, मतलब 20 यूनिट का मान पूछ रहा है आपसे। 20 यूनिट बराबर वाट आपसे ये पूछ रहा है। तो 20 यूनिट का मान निकालिए। 20 यूनिट इक्वल टू 20 × 15, मतलब 300 kg आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? फिर से समझ लीजिए क्या है। तांबा, जिंक और सीसा का रेशियो दिया हुआ था 13:6:1, और उसमें बोला गया है कि जिंक का जो अनुपात है, जिंक का जो भार है 90 किलोग्राम है। तो यहाँ जिंक अनुपात में कितना है? 6 यूनिट का। तो 6 अनुपात है, तो 6 यूनिट का मान 90 किलो दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान निकल गया 15 kg। 1 यूनिट का 15 kg निकल गया। तो 20 यूनिट का क्या हो जाएगा? तो 20 यूनिट का क्या हो जाएगा? 20 × 15, 300 kg। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1600 रुपया और 3 वर्षों में 1700 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ A3 - A2 अपॉन A2 डिवाइड 100। यहाँ बोल रहा है 3 वर्ष है। तो जो जब दो भी बोले ना, जब दो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और दोनों के वर्षों का अंतर एक हो, मतलब एक एक वर्ष के बाद हो रहा हो, जैसे कि आज दूसरा वर्ष है तो तीसरा, दूसरा तीसरा के बीच रिलेशन दिया है, यहाँ पे दूसरा तीसरा के बीच रिलेशन दिया है। अगर मान के चलिए देता चौथा पांचवा का बीच का रिलेशन, तो क्या होता? फॉर्मूला क्या लिखते? A5 - A4। अगर आता छठा सातवां का, क्या लिखते? A7 - A6। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा और तीसरा, तो क्या लिखे? अंतिम वाला उससे पहले वाला का जो होगा ना, उसका और पहले सबसे पहले जो है उसका गुना 100। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे निकाला जाता है। तो देखिए A3 का मान कितना दिया हुआ है? 1700 रुपया हो जाता है। और A2 कितना हो जाता है? 1600 रुपये। और A2 कितना है? 1600 डिवाइड मल्टीप्लाई 100। 1700 में 1600 गया, कितना बचा? 100 डिवाइड 1600 मल्टीप्लाई 16, 100। 0 0 कट गया। इसको काटिए 4 से, 4 चौक 16, 4 पचे 25। 25/4 को क्या लिख सकते हैं? 6.25% आंसर। समझिए ये फार्मूला ध्यान रखिए, से बन जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? सुनील के पास रोटी बनाने के लिए इतना किलोग्राम आटा था। यदि इस विधि इस प्रकार कि उसे एक रोटी बनाने के लिए इतना किलोग्राम आटा की आवश्यकता होती है, तो वह कितना रोटी बना पाएगा? निकटतम कितना रोटी बना पाएगा? देखिए उसके पास टोटल आटा कितना है? टोटल आटा कितना है? आटा, कुल आटा कितना है इसके पास? 9.1/4। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 चौक 36, 137/4 किलोग्राम आटा इसके पास है। और फिर क्या बोल रहा है ये? एक रोटी बनाने में कितना आटा लगता है? एक रोटी में कितना आटा लगता है? 1.1/8 की। इसको क्या लिख सकते हैं? 8×1 = 9/8 किलोग्राम एक रोटी बनाने लगता है। तो टोटल कितनी रोटी बनेगी? टोटल रोटी कितने हो जाएंगे? तो टोटल आटा बटे एक रोटी 37/4 डिवाइड 9/8। तो इसको काट दीजिए 37/4 मल्टीप्लाई ऊपर चल जाएगा, 8 ऊपर 9 नीचे, 4 दूनी 8।
इसको क्या लिख सकते हैं, 37 दूनी 74, 74/9 क्या हो जाएगा, अप्रोक्स कितना आएगा 8, 9 8 72 होता है, 8 रोटी के आसपास इसका पूछ रहा है ना, निकटतम पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकटतम कितना रोटी बन जाएगा, 8 रोटी के आसपास रोटी इसका बन जाएगा। समझे। टोटल आटा कितना दिया हुआ है वो लिख लीजिए, एक रोटी में कितना आटा लग रहा है ये लिख लीजिए। तो टोटल रोटी कितना बनेगा, टोटल आटा बटे एक रोटी, बस बन गया आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर विमाओं वाली कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। अब देखिए एक घर है, समझिए, ये मान के चलिए ये कोई रूम है, तो इसमें सबसे लंबा जो खंभा रखाएगा कैसे रखाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रखाएगा ना वो सबसे लंबा खंभा होगा। तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसको विकर्ण कहते हैं। और ये जो है विकर्ण, ये घनाव है, तो घनाव का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो देखिए एल, कोई 30 15 10 कोई भी मान बैठा लीजिए अपने एल के अनुसार, 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। यहाँ पे आप मान लिखिए 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, एक 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 5 2 9 2 11 12, तो क्या होगा √1225, 1225 का मान क्या हो जाएगा 35। हम अपने कम्युनिटी पोस्ट पे 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर डाले हुए हैं, आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो हो गया, तो इसका इसका मान क्या हो जाएगा 35 मीटर आंसर। मतलब उस कमरे में सबसे लंबा जो खंभा रखाएगा 35 मीटर तक का रखा सकता है, ठीक है, यही है। तो सबसे लंबा खंभा का निकालेंगे कैसे, मतलब उस घनाव का विकर्ण निकाल दीजिए, वही उस रूम में सबसे लंबा खंभा रखा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, 55 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक एक करके तो आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ 55 बोला है, क्या पता 100 तक बोल देता, तो आप गिनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ याद है उसको पॉइंट को याद रख लीजिए, जैसे कि 1 से लेके 50 तक लेके 15 अभाज्य संख्या है, और 51 से लेके 100 तक 10 अभाज्य संख्या है, और 1 से लेके 100 तक मतलब 15 और 10 25 अभाज्य संख्या है। बस देखिए 1 से लेके 50 तक आपको पता चल गया कितना है 15 है। और देखिए अब निकालना क्या है, 50 से 55 तक 51 है, 51 52 53 54 55, ये आवाज संख्या नहीं है, ये आवाज संख्या नहीं है, ये आवाज संख्या नहीं है, ये है नहीं है, तो सिर्फ एक 53 है। तो 15 1 से 50 तक था, और 51 से 55 तक एगो मिला है 53, तो हो गया 15 और 1 16, मतलब कितना हो गया 15 इधर और 1 इधर, टोटल 16 भाज्य संख्या है 1 से लेके 55 के बीच। समझ गए होंगे, चलते हैं आगे, इसको ध्यान रखिएगा। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या है, 51 से लेकर 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या है, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 1 से 50 के बीच 15, तो देखिए 51 से लेकर 55 के बीच कितना अभाज्य संख्या है, सिर्फ एक 53 है, तो हो गया 15 + 1 16, टोटल अभाज्य संख्या कितने हो गए 16 हो गया। कोस 12 डिग्री, कोस 84 डिग्री, कोस 168 डिग्री, कोस 96 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए क्या है, कोस 12 डिग्री, कोस 84 डिग्री, कॉस 168 डिग्री प्लस कॉस 96 डिग्री। एक फार्मूला पढ़े होंगे, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, पढ़े होंगे। इस तरह का सारे फार्मूला मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, उसके बाद और मेरे
स्टेटस पे आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे, आप जाके उस पर देख सकते हैं। चलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 168 डिग्री। 12 को लिख सकते हैं ना, 180 डिग्री माइनस 168 डिग्री प्लस कॉस 84 को क्या लिख सकते हैं, कॉस, एक सेकेंड देखिए इसको मिटा लीजिए, क्या लिख सकते हैं, 84 डिग्री को कॉस 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री, 96 प्लस 84, 84 लिख सकते हैं ना, 180 में से 96 जाएगा, क्या बचेगा, 84 बचेगा। प्लस इसको सेम रहने दीजिए, एज इट इज जैसा है, कॉस 168 डिग्री प्लस कॉस 96 डिग्री। चलिए अगला लाइन लिखते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा बताए, माइनस कॉस थीटा होता है माइनस कॉस 168 डिग्री माइनस प्लस होगा, अभी तो प्लस लिखिए, फिर देखिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 96 डिग्री प्लस कॉस 168 डिग्री प्लस कॉस 96 डिग्री। तब देखिए ये प्लस 168 और माइनस 168, प्लस 168 माइनस कट गया, माइनस 196 प्लस 196 कट गया, क्या बचा, जीरो। यही आंसर हो जाएगा आपका, जीरो। बस समझने का खेल है, एक बार समझ आइएगा तो आपको ये भी आसान लगने लगेगा। करना क्या है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये सारा फॉर्मूला मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका वर्गमूल निकालना है, क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए क्या है, 36.8 अपॉन 102.4, पॉइंट से भी कट गया, पॉइंट से भी कट गया, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, और 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालना है तो इस तरह कर दीजिए, तो 361 को क्या लिख सकते हैं, 19 गुना 19, और 1024 को क्या लिख सकते हैं, 32 गुना 32। जब दो है वर्गमूल में, वर्गमूल के अंदर, तो एक बाहर निकल जाएगा रूट के से बाहर, यहाँ भी दो 32 है तो एक 32 बाहर आ जाएगा, 19/32 इसका आंसर हो जाएगा, 19/32 ये आंसर हो गया। समझ गए, वर्गमूल करना था सिर्फ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार 8 सेंटीमीटर और उसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, आधार के विपरीत से इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, बोल रहा है ये भुजा और ये भुजा कितना 5 है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसको क्या, ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस एच का मान कितना हुआ 5 का स्क्वायर, पी का मान क्या हो जाएगा, नहीं है दिया हुआ पी का मान, पी लिख दीजिए, बी का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16, 4 का स्क्वायर को इधर कर दी 16 हो गया, इधर हो गया पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा √9, तो पी बराबर क्या लिख सकते हैं, √9 का मान क्या होता है 3 सेंटीमीटर, 3 होता है तो 3 सेंटीमीटर आंसर हो गया इसका। मतलब उसके आधार पर जो लंब डाला गया है इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, वो क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम और अंजलिका एक ही स्थान से विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो 2.5 घंटे के बाद वो एक दूसरे से कितने दूर होंगे। बस एक इस बात को समझ लीजिए, ये एक पॉइंट है, यहाँ दो व्यक्ति है, एक ये है और एक ये है, क्या करता है, दोनों कहता है कि हम इधर भागेंगे और ये कहता है हम इधर चलेंगे, तो ठीक है भाई चलो। तो आप देखिए जो डिस्टेंस बनेगा, इन दोनों की जो दूरी चल तय करेगा,
टोटल जुड़ जाएगा, वह इसका डिस्टेंस कहलाएगा। तो मान के चलिए कि टोटल कितना दूरी तय किया, इसी को निकालना है, ठीक है। तो पहला का स्पीड S1 का स्पीड क्या था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 का स्पीड कितना था, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चला कितना कितना घंटा, आधा आधा घंटा चढ़ा है। टाइम कितना लिया दोनों, आधा घंटा T1, और T2 भी कितना लिया, आधा घंटा। तो कैसे D बराबर क्या ले सकते हैं, D बराबर S इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका चाल प्लस इसका चाल। तो S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई, टाइम तो एक ही बराबर लिया है तो टाइम एक बार लिखेंगे, आधा घंटा। तो S1 प्लस S2 30 और 3 33, 33.5 मल्टीप्लाई 2.5, 25 चौका 100, 4 से काटिए, 4 अठी 32, 32 एक चढ़ती यहीं 12.75, क्या लिख सकते हैं, 83.75 आंसर हो जाएगा इसका। समझे क्या बोले, मतलब दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। तो जितना समय में वो दोनों दूरी तय किया, उस स्पीड से वो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। बस यही निकालना था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, एक संख्या है x, 25% को क्या लिख सकते हैं, पहले देखिए x, x का 25% परसेंट है तो नीचे गया तो 100 हो जाएगा। बीच का अंतर कितना है, 24। देखिए मान लिए कोई भी संख्या x है, x मान लिए, और उनका 25%, 25/100 लिख दिए, का अंतर तो माइनस दे दिए, कितना है तो 24 है, बस इसे को हल करना है। तो 25 चौका 100, x माइनस एक्स बाय 4 बराबर 24। तो क्या लिख सकते हैं, 4 इधर जाएगा, 4x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 3x अपन 4 बराबर 24, 3 अठी 24, तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4 32, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 32 आंसर हो जाएगा। x में से 25% उसका मान घटेगा तो दिया हुआ 24 है, तो x का मान आपका 32 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारा क्वेश्चन NTPC प्रीवियस ईयर का है। क्या बोल रहा है, पहले दिन 8,84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया। चौथे दिन संख्या घटकर इतनी रह गई थी, चौथे दिन लोगों ने कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहले कितना था टोटल, मेले में कितना दौरा किया, पहले था आपका 84,500 लोग, अंतिम दिन कितना हो गया, घट के कितना रह गया, 16,900। कितना घटा टोटल, कमी कितना हुआ, 0 0, 15 में से 9 जाएगा 6, 15 में से 9 जाएगा 6, 13 में से 6 जाएगा 7, 7 में से 13 में से 6 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, मतलब 67,600 व्यक्ति की कमी हुई है। कितना में कमी हुई है, परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, कितना कमी हुआ टोटल, 67,600 बटे कितना था टोटल पहले, 84,500 गुना 100, 0 0 कट गए। अब देखिए इसको काटिए, 5 से कट रहा क्या, 5 1 3 5 36, 5 9 45, 5 से काटिए इसको, 1 5 3 15, 15 एक बार में काटिए इसको, 5 5 15, 2 5 5 25, 5 दूनी 10, 0, 13 बार में काटिए, 13 गुना 13 169, और फिर इधर देखिए 13 से काटिए, 1 0 4 0, फिर से 13 से काटिए, 13 80 चलो तल से 80%, कितना कमी आई है चौथे दिन में, 80% की कमी आई है। बस प्रतिशत कमी निकालना था।
कितना कमी हुआ है वो, और टोटल जो संख्या था उसका गुना 100 कर देना था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे क्या है। एक खेल में राजेश ने खेल के पहले दौर में अपने धन का 1/3 खो दिया। दूसरे दिन उसने अपने शेष धन का 3/5 खो दिया। तीसरे दिन बाकी धन का 4/7 खो दिया। उसके पास मूल धनराशि का कितना भाग शेष बचा। जब भी इस तरह का बात हो ना तो टोटल कैसे निकालिएगा पता है। जो हर में टोटल है ना, हर, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, इसका एलसीएम ले लीजिए। 3, 5 और 7, तो 5 3 है 15, 15 7 75, टोटल मान लीजिए यही है। टोटल आपका टोटल आपका यही है। ये टोटल हो गया 105। 105। तब देखिए पहला पहला दिन राजेश कितना खर्च करता है अपने धन का। एक खेल में राजेश पहले दिन कितना खर्च करता है, 1/3 भाग। 1/3 भाग खर्च किया तो 105 का पहले दिन खर्च, 105 का 1/3 खर्च कर दिया, 35 खर्च कर दिया। तो बचेगा इसके पास क्या, 70 बच गया। तो बचा पैसा कितना है, बचा राशि 70 रुपया। फिर बोलता है दूसरे दिन 3/5 खर्च कर दिया। फिर 3/5 खर्च कर दिया, 5 से काटिए मतलब 42 खर्च कर दिया। अब बचेगा कितना, 70 में से 42 आगे बची राशि आपकी क्या हो गई, 70 में से 42 का क्या बचा, 70 में से 42 गया, क्या बचा, 28 राशि बचा। तो तीसरे दौर में उसने धन का 4/7 खो दिया, तो उसके पास कितना बचा। तो 4/7 खोदा तो बचा कितना, 3/7। तो 7 चौक 28 मतलब 12 राशि अंतिम में उसके पास बचा। अंतिम अंतिम बची हुई राशि, अंतिम बची हुई राशि कितनी हो गई, 12। अंतिम बची हुई राशि 12 है, तो पूछ क्या रहा है, तो कितना भाग बचा। तो 12, टोटल कितना था 105, तो काटिए 3 चौक 12, 3 पैंतीस है 105, मतलब 4/35 भाग उसके पास लास्ट में बचा। समझिए क्या है कि अगर इस तरह से बनाइएगा ना तो ठीक है समझाने के लिए, लेकिन बनाना कैसे है उसको ध्यान से देखिए क्या करना है, इतना में थोड़ा समझ लीजिए। ये समझाने के लिए था, अब बनाना कैसे है वो देखिए। जैसे कि टोटल तो आपको निकालना पड़ेगा, 105 राशि था। अब बोल क्या रहा है कि 1/3 खो दिया, तो बचा कितना है इसके पास, 2/3, मतलब 70 बचा। फिर बोलता है कि 3/5 खो दिया, तो बचा कितना, 2/5, 14 दूनी 28, तो 28 बचा। फिर बोलता है 4/7 खो दिया, तो बचा कितना, 3/7, 7 चौक 28 मतलब 12। तो 12 टोटल कितना था, तो 105, 12/105 मतलब 4/35। ये तरीका आप ये समझने के बाद ये यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, दिए गए आरेख से पहले 3 वर्ष में और पिछले 3 वर्ष में बेचे गए कारों की कुल संख्याओं के बीच का अंतर निर्धारित कीजिए। पहले 3 वर्ष और अंतिम 3 वर्ष में जो कार बिका है उसकी संख्याओं के बीच का अंतर। तो पहले 3 वर्ष क्या है, पहले 3 वर्ष देखिए, 2013, 2014 प्लस 2015। तो 2013, 2014, 2015 में कितना है, 13 में है। यहाँ देखिए 13 में कितना है, 150। 14 में कितना है, 100 है। 15 में कितना है, 250 है। जोड़ दीजिए, 150 प्लस 100 प्लस 250, 401, 500, कितना हो गया, 500। फिर बोल रहा है अंतिम 3 वर्ष, 16, 17, 18। 16 में कितना हो गया, 100। 17 में कितना हो गया, 300। 18 में कितना हो गया, 300। 100 प्लस 300 प्लस 300, 3 3 6 1, 700।
तो अंतर क्या हो गया, 700 माइनस 500 बराबर 280। अंतिम 3 वर्ष और अब पहले के 2 वर्ष, पहले के 3 वर्ष, दोनों के योग का अंतर कितना होगा, 200 हो जाएगा, 218। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। क्या बोल रहा है, अविनाश, भुवनेश और चमन एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अविनाश कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसको सहायता करता है। देखिए क्या है, अविनाश को ए लिखिए, भुवनेश को बी लिखिए और चमन को सी लिखिए। ये कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, भुवनेश 30 दिन में और चमन 60 दिन में। तो टोटल कार्य कितना होता है, 20, 30 और 60 का एलसीएम ले लीजिए। 20, 30 और 60 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 60। तो इसका एफिशिएंसी यानी कि लिख सकते हैं, तो 60/20 क्या हो जाएगा, 3। 60/30 एफिशिएंसी हो जाएगा 2। 60/60 एफिशिएंसी हो जाएगा 1। एफिशिएंसी क्या है, हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए थे, फिर बताते हैं क्या है, समझ लीजिए एक बार और। एफिशिएंसी क्या होता है ना, कि कोई व्यक्ति एक दिन में जितना कार्य करता है वो उसका एफिशिएंसी कहलाता है। तो देखिए, तो ये टोटल काम 20 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 3 काम किया होगा। कैसे किया होगा, तो 60/20 किए तो 3 आ गया। 60 क्या है, टोटल काम है, ये टोटल वर्क है। बी का एफिशिएंसी कैसे निकला, बी टोटल काम 30 दिन में कर सकता है, टोटल काम है कितना, 60 है, 30 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना किया होगा, 2 काम किया होगा, तो ये 2 लिखा गया एफिशिएंसी इसका, इसका एफिशिएंसी 2 लिखा गया। और फिर देखिए यहाँ पे सी टोटल काम 60 दिन में कर सकता है, टोटल काम है कितना, 60 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, तभी ना 60/60 1 होगा। तो अब देखिए, अब पूछ क्या रहा है, पूछता है भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन इसके साथ जुड़ता है अविनाश के साथ, तो कार्य कितने दिन में, देखिए 3 दिन तक पहले आपको निकालना होगा, 3 दिन, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे। फर्स्ट डे में कितना काम होता है, ये अविनाश अकेले काम करता है, तो अविनाश अकेले काम किया तो कितना यूनिट किया होगा, 3 यूनिट किया होगा। सेकेंड डे भी अविनाश अकेले काम किया तो कितना किया होगा, 3 यूनिट किया होगा। और तीसरे दिन क्या करता है ना, अविनाश के साथ भुवनेश और चमन दोनों आ जाता है, तो भुवनेश और चमन का एफिशिएंसी कितना है, 2 और 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और +3 6 हो जाएगा एफिशिएंसी। कैसे होगा, 3 3 +2 +1, मतलब तीसरे दिन एफिशिएंसी क्या होगा। तब देखिए 3 दिन में टोटल काम कितने हो रहा है, 3 दिन में टोटल काम हो रहा है आपका 3 + 3 + 6, 3 + 3 + 6 कितना हो गया, 6 6 12, 12 यूनिट 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो 60 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट होगा, देखिए 12 यूनिट 3 दिन में, तो 60 यूनिट कितने दिन में होगा, 5 दिन में। 60, 60/12 बराबर 5, 5 दिन टाइम लगेगा। बस एक बार समझ जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। नहीं समझ आ रहा है तो फिर से इसको इसी वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए आप लोग भी बनाइए साथ में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है। देखिए 0.232323 डॉट 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 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.23 का ये लिख सकते हैं। इसको लिखा क्या जाता है, 23/99, बस इतना ही करना है। जितने पर पावर होगा उतना 99 आ जाएगा। यहाँ पर 2 और 3, 2 के बाद पावर है तो बस 99 डाल दीजिए, 23/9। अगर वही रहता 2 3 9, तो क्या करते, 2 3 9 999 लिख देते, वही रहता 0.8, तो क्या लिखते, 8 पर 1 रेखनी रहता, क्या लिखते, 8/9 लिख देते। अगर मान के चलिए रहता 0.83 और 3 पे रेखनी रहता, तो क्या लिखते, 83/, 1 पे रेखनी तो 9, और एक के बाद एक नहीं है, एक के बाद रेखनी नहीं है, 8 पर रेखनी नहीं है ना, तो यहाँ 0 डाल दीजिए, तो जाएगा 83/90।
यहाँ पे सिंपल था, 23 पे रेकरिंग था तो 23/99 लिख दिया। आपको समझाने के लिए ये है, ये समझ आइए आपके लिए बढ़िया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, ये जोड़ करना है, दशमलव का है। ये होमवर्क है आपका, आप हो सके तो करके मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, देखिए क्या आता है आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का योग इतना है तो उनका अंतर इतना है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए दो संख्या है, a प्लस बी का मान दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। उसके बाद a माइनस बी का अंतर दिया हुआ है आपको 2.5। बी से बी दोनों जोड़ दीजिए, बी से बी कट गया, 2a का मान क्या हो गया, 20×22.5। तो 2 से काटिए, नहीं भी काटिएगा तो a का मान क्या लिख दीजिएगा, 22.5/2 लिख दीजिएगा ना, तो इसको क्या हो जाएगा, 11.25। फिर ए का मान बी पे पुट कीजिए, ए का मान बी में पुट कीजिए, ए प्लस बी बराबर 20 लिखा हुआ है ना, तो ए का मान 11.25 प्लस बी बराबर 20। तो बी का मान क्या आ जाएगा, 20 माइनस 11.25, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 8.75। तो पूछ क्या रहा है, ए रेशियो बी का पूछ रहा है, तो ए का मान क्या है, 11.25 रेशियो 8.75। दशमलव से दशमलव नीचे 100, नीचे 100, ये 100 कट गया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से काटिए, 1, 5 सती 35, 2 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 तिया ही 15, 5 पचे 25, 5 से काटिए, 5 24, 5 पचे 25, 5 9 45, 5 सत्ते 35, 9:7। बस ए और बी का मान निकाल लीजिए और ए रेशियो बी निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जब भी बोले ना मेल और फीमेल दोनों इस तरह से जुड़ा रहे, तो आप हमेशा मेल और फीमेल का अनुपात निकाल लीजिए, जैसे है ना 3 मेल 6 बॉय, तो मेल, एक मेल कितने बॉय के बराबर हो जाएगा, 2 बॉय के बराबर हो जाएगा। और एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2 बाय W1/W2। ये क्या लिखे हैं, अगर एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है तो दूसरा आदमी 2 दिन में कितना काम करेगा, इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है ना, तो इस फॉर्मूले पर बैठाया जाता है। चलिए बैठाते हैं उसी तरह। तो 3 पुरुष हैं, कोई एक लीजिए, पुरुष ले लीजिए या लड़का ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चलिए हम पुरुष लेते हैं। 3 पुरुष हैं, तो 3 पुरुष 3 मेल कितने दिन में काम करता है सकता है, 20 दिन में। तो 6 मेन प्लस 8 वाई कितने दिन में कर सकता है, यही पूछ रहा है। तो एक्स मान लीजिए, तो 3 मेल प्लस 20 या 6 मेल, यहाँ देखिए 2 बॉय के बराबर क्या है, 1 मेल है, तो यहाँ 2 बॉय के बराबर 1 मेल है, तो 8 बॉय का मतलब क्या हो जाएगा, 4 मेल हो जाएगा, इंटू एक्स। तो 3 मेल गुना 20 बराबर क्या लिख लेंगे, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 मेल इंटू एक्स। 10 2 टाइम्स कटेगा, एम से एम कट गया, मेल मेल कट गया, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 6 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा। 6 पुरुष और 8 लड़के इस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 की वृद्धि होने पे इतना से विभाजित हो जाती है। तो क्या कीजिएगा ना, जब 3 की ध्यान से पढ़िएगा तभी इस तरह का क्वेश्चन सही हो पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बोल रहा है कि 3 की वृद्धि होने पे इतना से विभाज्य हो जाएगा। अगर देखिए कोई भी संख्या किसी से विभाज्य है तो क्या करते हैं, वो संख्या पूरी परिधि से कट जाती है, तो उसको कहते हैं विभाजित है। ठीक है, तो देखिए 27
35, 25 और 21। इनका एलसीएम लीजिए। जो भी एलसीएम आएगा वो संख्या इससे 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 तीनों से विभाज्य होगा। पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम, उसके बाद बताएंगे। तो कितने बार में कटेगा? 3 बार में। 3 9 35 25 7। फिर 5 टाइम्स कटेगा 9, 5 7 35, 5 5 25 7। फिर 7 से कटेगा 9, 1 5 1। अब जोड़ गुना कर दीजिए। 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 5, 5 3 15, 15 7 75 से 105 गुना 5 गुना 9, 5 5 25 2 5 गुना 9, 9 बचे 45, 4 9 18, 18 4 22 के 2 बचे 2, 9 से 45 2 47। ये एलसीएम आया। ये क्या आया है? एलसीएम। पूछ क्या रहा है? 3 की वृद्धि करने पे इतना होता है, तो 3 की वृद्धि करेंगे तब ना, तो पहले इसको हटा दीजिए। 4725 माइनस 3 4722। अब इसमें 3 से वृद्धि कर दीजिए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, इन सभी से कट जाएगी। बस इतना ही समझना था। बोल रहा 3 की वृद्धि करने पर इससे इससे कट जाती है। 3 की वृद्धि करने पे कटेगी, हाँ भाई। तो कोई भी संख्या होगी उसमें 3 की वृद्धि करेंगे तब ना इससे कटेगी। तो वो संख्या क्या होगी? उससे 3 कम होगी। वही पूछ रहा कि वो संख्या क्या थी, तो उससे 3 कम थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 4 महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में औसत घरेलू व्यय आरेख में दिया गया है। उच्चतम और औसत घरेलू व्यय का न्यूनतम औसत घरेलू व्यय क्या होगा? बोल रहा है ना कि 4 महानगर में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई का औसत घरेलू व्यय आरेख दिया गया है। उच्चतम औसत घरेलू व्यय और न्यूनतम औसत घरेलू व्यय का अनुपात किसका रेशियो पूछ रहा है? मैक्सिमम बाय मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम कितना है? 1:120, 3 को जीरो, 1 2 3 को जीरो। इतना व्यय हुआ कहाँ? कोलकाता में हुआ। मिनिमम कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। मिनिमम कितना हुआ? मुंबई में कितना हुआ? 110,000, 110,000, 110,000, 000, 000, 0 कट गया। कितना रेशियो आ गया? 12:11। यही आपका आंसर हो गया। और एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हो सके तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एनटीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक एक करके ये सारे रेलवे के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं आज के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।